हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी स्टडी होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की जो आपकी एजुकेशन है उसके ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, यानी उस बुक के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले हैं। देखिए, ये जो आपकी एजुकेशन की बुक है इसका नाम है मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। अगर आपके पास भी ये एजुकेशन है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि देखिए इसमें हम सारी ही बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके साथ में उनके आंसर भी चेक करेंगे कि क्या क्या आंसर होने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और देखिए, पूरी ही सीरीज़ होने वाली है जिसमें 4 या 5 पार्ट होंगे आपके लिए, यानी 4 या 5 वीडियोज़ होंगी जिससे आप फुल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर कर पाएंगे। और आज की हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो आप मोर वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट जो हमारा पार्ट हो, यानी नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हों वो भी आप देख पाएँ और अपनी स्टडी कर पाएँ। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है हमारा चिंतन के तत्व क्या हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि चिंतन के क्या क्या तत्व होते हैं और चिंतन आखिर है क्या। क्योंकि पहले हमें चिंतन बताना भी तो होगा कि आखिर चिंतन होता क्या है, तभी तो हम उसके तत्वों के बारे में बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे परिचय से। इस तरह से हम लिखेंगे, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तर्क, विश्लेषण, कल्पना और समस्या समाधान का उपयोग करता है। यानी अगर हम चिंतन की बात करें तो चिंतन जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी हमारे दिमाग से की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम तर्क, विश्लेषण, कल्पना और समस्या का समाधान ढूंढने का कार्य करते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षा में इसकी विशेष भूमिका होती है। यानी देखिए, ये जो है ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है या संज्ञानात्मक विकास के रूप में हम इसे देख सकते हैं। और इसमें शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है चिंतन, क्योंकि देखिए जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं या सीखते हैं तो हम उसे अपने चिंतन में लाते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। और मस्तिष्क का जब हम प्रयोग करें, अपने दिमाग का जब प्रयोग करें, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, वो हमारा चिंतन कहलाता है। अब चिंतन के हम तत्वों के बारे में चर्चा करें तो पहला जो तत्व है हमारा वो है संवेदना। संवेदना क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। यह किसी वस्तु, घटना या स्थिति को देखने, सुनने, समझने और अनुभव करने की प्रक्रिया है। यानी हम किसी भी वस्तु के बारे में, घटना के बारे में या स्थिति के बारे में सुने, समझें या अनुभव करें, वही हमारी संवेदना कहलाती है। संवेदना के बिना चिंतन संभव ही नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम चरण है। यानी अगर हम संवेदना ना करें तो चिंतन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले तो हम किसी चीज़ को सुनेंगे या फिर देखेंगे तभी तो हम चिंतन करेंगे। तो ये सबसे पहला जो प्रथम होता है, या ये कहें सबसे पहला जो चरण होता है वो हमारा संवेदना ही होता है। अगर संवेदना नहीं होगी तो हमारा चिंतन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा अनुभूति। अनुभूति क्या होता है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति संवेदनाओं को, प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित करता है और अर्थ निकालता है। यानी देखिए, अनुभूति जो है उसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया है एक तो ये, और व्यक्ति जो संवेदना यानी प्रथम चरण से उसे प्राप्त होता है उसका अर्थ निकालने का प्रयास करता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा अनुमान। यह तर्क और तर्कशीलता का उपयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता को दर्शाता है। यानी हम किसी भी तर्क या तर्कशीलता का उपयोग करके किसी निष्कर्ष पे जब पहुंचते हैं तो वो जो चरण होता है वो हमारा अनुमान होता है कि हाँ, ये इस तरह से हो सकता है या फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है। जब हम अनुमान लगाने लगते हैं, जब हम किसी निर्णय पर पहुँचने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे कल्पना। कल्पना के अंतर्गत आप लिखेंगे, यह मानसिक छवियों या विचारों को विकसित करने की प्रक्रिया है जो नए समाधानों खोजने में सहायक होती है। यानी देखिए, जो कल्पना होती है वो हमारी मानसिक जो छवियाँ होती हैं, यानी जो हमारी कल्पना होती है उसको विकसित करने और उसका विकास करने की प्रक्रिया होती है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले पॉसिबल ही नहीं थी, बट किसी ना किसी ने उनकी कल्पना की और आज पॉसिबल हैं। अगर जब आपका जन्म भी हुआ होगा, अगर मैं एग्जांपल के लिए 2002 लूँ कि 2002 में आपका जन्म हुआ था। ठीक है, 2002 में क्या किसी ने सोचा होगा कि वीडियो कॉल नाम की भी कोई चीज़ होगी, कि कोई देश के बाहर या फिर बहुत दूर है हम उससे फेस टू फेस बात कर पाएंगे?
बट देखो 2025 तक आते आते ये चीज़ जो है ये पॉसिबल हो गई। तो ये कैसे पॉसिबल हुई? ये जो है ये किसी न किसी की तो कल्पना रही होगी, जिसने हमें नई खोज, नई चीज़ों को खोजने में, विकास करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया या फिर इम्पोर्टेंट रोल निभाया। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा स्मृति। पूर्व ज्ञान और अनुभवों को संचित और पुनः प्राप्त करने की क्षमता स्मृति कहलाती है, जो चिंतन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी देखिए, स्मृति का मतलब ही ये होता है कि हमारा पूर्व ज्ञान या अनुभवों को दोबारा सोचना और उनकी जो क्षमता है उसमें विस्तार करना, या फिर उसकी जो स्मृति है उसको हासिल करना, उनकी चीज़ों को, जानकारी को इकट्ठा करना ही हमारा स्मृति कहलाता है, जो कि हमारी पुराने अनुभवों या फिर पुराने चिंतन के आधार पर होता है, और ये हमारे चिंतन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा तर्क। ये किसी वस्तु का विश्लेषण करने और सही समाधान तक पहुंचने की प्रक्रिया है। यह दो प्रकार का हो सकता है। यानी देखिए, जो हमारा तर्क होता है वो किसी भी समस्या या किसी का भी विश्लेषण करने का एक सही तरीका हो सकता है, और इसके दो प्रकार हो सकते हैं। दो प्रकार में पहला हो सकता है हमारा निगमनात्मक, और दूसरा होता है हमारा आगमनात्मक। ये हमारे दो तरीके हो सकते हैं तर्क के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समस्या समाधान। यह चिंतन का व्यवहारिक पहलू है, जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का विश्लेषण कर उसे हल करने का उपाय खोज लेता है। यानी देखिए, समस्या समाधान का अर्थ यही है कि जब व्यक्ति किसी भी चिंतन करके या किसी भी सूझ बूझ करके या किसी भी चीज़ को समझ कर उसका जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ ले, वही हमारा समस्या समाधान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे चिंतन और शिक्षा किस तरह से। शिक्षा में चिंतन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह छात्रों को स्वतंत्र विचार, निर्णय लेने की क्षमता और नवीन विचारों के प्रति रुझान को बढ़ावा देती है। क्योंकि यही है जो छात्र होते हैं उनमें स्वतंत्र विचार और नई नई चीज़ों को वो सीखने की, समझने की एबिलिटी प्रदान करती है। स्कूली शिक्षा में चिंता को विकसित करने के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, रचनात्मक गतिविधियों और प्रश्नोत्तरीय पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, चिंतन के तत्व व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करने में ये सहायक होते हैं। शिक्षा में इन तत्वों का समावेश छात्रों को तर्कसंगत, रचनात्मक और समस्या समाधान में कुशल बनाता है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी एक्चुअल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हमें निपटना होता है, जिन प्रॉब्लम्स का हमें सल्यूशन चाहिए होता है। तो जो हमारा चिंतन है ये हमें उन प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए उनका सल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी समस्या समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियों पर कीजिए। यानी जो हमारी प्रभावी समस्या समाधान होती है उसकी जो रणनीतियाँ हैं उन पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे, समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी जटिल या चुनौतीपूर्ण स्थिति का विश्लेषण करके उपयुक्त समाधान खोजता है। यानी जो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ये किसी भी व्यक्ति की जटिल या चुनौतीपूर्ण जो स्थिति होती है उसको सॉल्व करने के लिए ये जो समाधान खोजने का प्रयास करता है। और ये जो है ये हमारी एक समस्या समाधान का संज्ञानात्मक प्रक्रिया हम कह सकते हैं इसे। शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह छात्रों को तार्किक सोच, निर्णय लेने और रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करती है। इसीलिए जो है ये हमारी शिक्षा में पढ़ाया जाता है या आपको भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो आपकी तार्किक सोच है, निर्णय लेने की क्षमता है या रचनात्मक सोच है उसको बढ़ाया जा सके। प्रभावी समस्या समाधान के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं। उन रणनीतियों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि हम प्रभावी समस्या समाधान के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा सल्यूशन है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है हमारा समस्या की पहचान और विश्लेषण। किस तरह से किसी भी समस्या का समाधान खोजने से पहले उसे स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। यानी समस्या आखिर है क्या, हमें ये जानना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि समस्या आई और हम उसका सल्यूशन ढूंढने लगे। पहले ये तो जान लो समस्या आखिर है क्या, तभी तो सल्यूशन मिलेगा। तो इसीलिए हमें प्रभावी समस्या समाधान के लिए पहले स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। समस्या को सही तरीके से पहचानने के लिए निम्नलिखित चरणों को अपनाया जाता है। वो कौन कौन से चरण हैं जो कि हमें समस्या को समझने में मदद करते हैं। तो पहला होता है हमारा समस्या की प्रकृति को समझना, कि आखिर समस्या की प्रकृति कैसी है। किस तरह से समस्या से जुड़े तत्वों और सूचनाओं को एकत्रित करना, कि आखिर ये समस्या है क्या, इससे जुड़े क्या तत्व हो सकते हैं, क्या सूचना हो सकती है। समस्या से प्रभावित पहलुओं का विश्लेषण करना,
जो भी समस्या से इफ़ेक्टिव है, यानी जो समस्या आ रही है उससे हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन पहलुओं को देखना कि किस-किस पहलुओं पर, किस-किस जगह पर हमें प्रभाव कर रही है, उनको ध्यान देना, ठीक है? उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र को गणित के एक जटिल प्रश्न को हल करने में कठिनाई हो रही है, तो उसे पहले यह समझना होगा कि प्रश्न किस प्रकार की गणित का सूत्र पर आधारित है। यानी देखिए, अगर कोई प्रश्न है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर आप उसमें फँस गए हो, तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ़ क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व करने लग जाओगे। आप सॉल्व कर रहे हो लेकिन उसमें लगेगा सूत्र, यानी जो न्यूमेरिकल है या ये कहें जो फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला पुट होगा, बट आप तो उसे गुणा भाग करे जा रहे हो। क्या गुणा भाग से हो जाएगा? जब तक आप उसमें फ़ॉर्मूला पुट नहीं करोगे, क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए पहले समस्या समाधान से पहले हमें समस्या जाननी होती है कि आखिर समस्या क्या है और इसमें किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। तो इसीलिए पहले समस्या को अच्छे से जान लेना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चरण होता है हमारा सूचना का संग्रहण और विश्लेषण। किस तरह से समस्या का समाधान खोजने के लिए आवश्यक सूचना एकत्रित करना एक महत्वपूर्ण चरण है। यानी जो भी हमारी आवश्यक सूचना होगी उसको इकट्ठा करना, ताकि हम समस्या से निपट सकें। विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकें, इंटरनेट, विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है। यानी कोई भी बुक आप ले सकते हो उस समस्या का समाधान करने के लिए, या फिर इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने टीचर्स से पूछ सकते हो, ठीक है? इस तरह से आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए निर्णय ले सकते हो। उपलब्ध जानकारी का गहन विश्लेषण करना, यानी जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है उसके बारे में अब आप चिंतन करेंगे, यानी उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है? स्वाभाविक समाधान विकल्पों पर विचार करेंगे। जो भी आपके पास विकल्प होंगे उस समस्या से निपटने के लिए, जैसे कि आपको मैथ का जो सवाल है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप वीडियोज़ देख सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो विकल्प हैं उनके बारे में सोचेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी शिक्षण पद्धति में कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो शिक्षक विभिन्न अध्यापक विधियों की जानकारी एकत्रित करने, उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कर सकता है। यानी अगर किसी शिक्षक को प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने जो अध्यापक हैं उनसे हेल्प ले सकता है। उनको ये जो जानकारी है उनको एकत्रित करके प्रभावशीलता से उनका प्रयोग कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैकल्पिक समाधानों का निर्माण। किस तरह से जो वैकल्पिक समाधान होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे एक ही समस्या से कई संभावित समाधान हो सकते हैं। बेहतर समाधान प्राप्त करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। देखिए, एक ही जो समस्या होती है उससे निपटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जो सबसे बेहतर होगा उसका चयन कैसे किया जाएगा, उसके लिए कुछ रणनीतियाँ होती हैं कि कैसे हम बेहतर चीज़ को चुन सकें। तो उसके लिए विचार मंथन करना, यानी हमें सोच विचार करना है उस समस्या पर, और जो समस्या की सॉल्यूशन है उन सभी पर हमें विचार विमर्श करना है, विचार करना है कि कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा। तभी हम बेहतर जो है उसको खोज पाएँगे, या बेस्ट जो होगा उसे प्राप्त कर पाएँगे, ठीक है? अतीत के अनुभवों से सीखना, यानी जो भी हमारे अतीत में या हमारे पास्ट में हमारे पास अनुभव है, उनके आधार पर फिर उसे तुलना करना कि ये वाला सॉल्यूशन ज़्यादा सही होगा या फिर ये वाला सॉल्यूशन ज़्यादा सही होगा। समस्या का समाधान खोजने के लिए अन्य लोगों की राय लेना, यानी देखिए जो भी समस्या है और उसका समाधान, अगर आप कंफ्यूज हो या फिर आपको सही मिल गया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो दूसरे लोगों से राय ले सकते हो, ताकि जो आपका एक्चुअल में या फिर अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, यानी आपके पास सॉल्यूशन तो बहुत है, बट जो बेस्ट वाला सॉल्यूशन है उसके लिए आप लोगों से भी सहायता ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे यदि एक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति कम हो रही है, तो शिक्षक और प्रशासन विभिन्न समाधान खोज सकते हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम में रोचक गतिविधियां जोड़ना, माता पिता से संवाद करना, या पुरस्कार प्रणाली लागू करना। यानी देखिए, अगर कोई स्कूल है जिसमें छात्रों की जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, यानी जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए वो टीचर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो आपस में बात कर सकते हैं, यानी टीचर्स मिलकर एक साथ कोई भी सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, या फिर जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो बुक्स हैं, उनको रोचक बना सकते हैं। हो सकता है जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हों, या फिर उनके माता पिता से बात कर सकते हैं, या फिर ऐसी सी प्रणाली बना सकते हैं कि जो भी बच्चा 100% स्कोर करेगा अपनी अटेंडेंस में, उसे एक पुरस्कार मिला जाएगा। इस तरह से वो रणनीति बना सकते हैं और आगे चल के उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्णय लेना और योजना बनाना। किस तरह से निर्णय लेना और योजना बनाना कार्य करता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे एक बार सभी संभावित समाधानों का विश्लेषण कर लेने के बाद सबसे उपयुक्त समाधान
का चयन करना आवश्यक होता है। इसीलिए यानी देखिए एक बार सबका विश्लेषण करने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट या फिर जो सबसे ज़रूरी समाधान है हमें उसका चयन करना होता है, और उसके लिए हमें करना होता है समाधान के इस सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन। यानी जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा और उसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, दोनों की तुलना करके हमें देखना होता है कि किसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा, तभी हम उसको ले सकते हैं। चुने गए समाधान को लागू करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई जानी चाहिए। यानी जो भी हमने ये योजना या फिर जो भी हमने समाधान लिया है उसके लिए हमारे पास स्पष्ट योजना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस हमने ले लिया कि हाँ ये निर्णय होना चाहिए, फिर हम उसे अंधाधुंध लागू कर रहे हैं और वो वर्क भी नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर आप उदाहरण के रूप में लिखेंगे, यदि छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो रही है तो स्कूली प्रशासन को यह तय करना होगा कि वह पाठ्यक्रम में परिवर्तन करेंगे, इस शिक्षण पद्धति को अधिक इंटरेक्टिव बनाएंगे या अन्य कोई रणनीति बनाएंगे। यानी देखिए अगर जो पाठक हैं या फिर जो छात्र हैं उनकी रुचि कम हो रही है पढ़ने में, तो वाले लोगों को डिसाइड करना होगा कि जो हमारे टीचर्स हैं उनका पढ़ाने का तरीका हमें चेंज करना है, या हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो चेंज करनी है, या फिर जो पढ़ाने के तरीके हैं उनमें चेंज करना है, या फिर कोई और रणनीति बनानी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड होती हैं जो कि हमें एक अच्छा निर्णय लेने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाधान का कार्यान्वयन और मूल्यांकन। किस तरह से किसी भी समाधान का कार्यान्वयन या मूल्यांकन किया जाता है। समाधान को लागू करने के बाद उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यानी जो भी हमने लागू किया है उसका जो प्रभावशीलता है उसका मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। क्या आखिर वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या बस हमने लागू करके छोड़ दिया, तो इसलिए उसका मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर नज़र रखना। यानी जो भी हमने समाधान लागू किया है अब उसकी जो प्रक्रिया है हमें उस पर नज़र रखनी है, ताकि हम देख पाएँ कि इस समाधान से कितना सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है और कहाँ हमें और वर्क करने की आवश्यकता है। यह देखना कि समस्या हल हुई है कि नहीं, यानी ये भी देखना है या यही चेक करना कि समस्या जो है हमारी उससे हल हो भी रही है या नहीं, या बस हमने ऐसे ही उसको लागू कर दिया। या यदि समाधान प्रभावी नहीं है तो वैकल्पिक समाधान अपनाना। यानी अगर हमने जो भी समाधान लिया है वो हमारे लिए प्रभावी नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा जो हमें चाहिए, तो जो हमारे विकल्प में होते हैं हमें वो भी अपना लेने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप लिखें, यदि किसी छात्र को गणित समझने में कठिनाई हो रही है, शिक्षक ने उसके लिए ट्यूटोरियल विकल्प शुरू की है, तो कुछ समय बाद यह जानना आवश्यक होगा कि क्या उससे छात्रों की समझ में सुधार आया या नहीं। यानी देखिए अगर कोई व्यक्ति है या कोई छात्र है जिसे मैथ की प्रॉब्लम है या फिर मैथ समझ नहीं आ रही है, उसे कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, स्टार्टिंग है, तो उसके टीचर ने क्या किया, उसके लिए ट्यूटोरियल स्टार्ट किए ताकि वो धीरे धीरे से उस चीज़ को समझ पाए। तो अब टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को जांच करे कि वो अब छात्र को कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या फिर वो जो लागू कर रहा है या यूज़ कर रहा है वो सिर्फ बेकार ही जा रहा है। तो इसलिए उसका एक तरह से मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लागू करने के बाद में। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे शिक्षा में समस्या समाधान रणनीति का महत्व। यानी हमने देखा शिक्षा में समस्या समाधान रणनीति इम्पॉर्टेंट है, पर क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आप लिखेंगे छात्रों में तार्किकता और रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए, क्योंकि ये जो है ये छात्रों में तार्किकता और रचनात्मक सोच को बढ़ाती है। देखिए इसमें नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए। यानी देखिए जब भी छात्र शिक्षा में तार्किकता को लेते हैं या फिर तार्किकता से सोचते हैं तो उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। उनके जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना, क्योंकि हमारे वास्तविक जीवन में ऐसी ही चुनौतियाँ होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे छात्रों को शिक्षा पद्धति में सुधार करने में सहायक करना। यानी जो हमारी शिक्षा पद्धति है हम उसमें भी सुधार कर सकें, इसीलिए हमें ये जो शिक्षा है उसमें समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष में आप लिखेंगे प्रभावी समस्या समाधान के लिए समस्या की सही पहचान, सूचना का विश्लेषण, वैकल्पिक समाधान पर विचार, उपयुक्त निर्णय लेने और समाधान का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यानी जो भी हमारी समस्या है उससे
उसको पहचानना, सूचना का विश्लेषण करना, वैकल्पिक जो समाधान होंगे उनको जानना और उपयुक्त जो निर्णय होगा उसको लेना और मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है, ताकि हम सही जो समस्या समाधान है वो ले सकें। शिक्षा के क्षेत्र में इन रणनीतियों का प्रयोग करके छात्रों को आत्मनिर्भर, तार्किकता और रचनात्मक बनाया जा सकता है। इसीलिए आपको भी पढ़ाया जा रहा है ताकि आप आत्मनिर्भर हो सकें, तार्किक हो सकें और रचनात्मक चीज़ें कर सकें, जिससे वह अपनी ही शिक्षा और व्यवहारिक जीवन को वो सफल बना सकते हैं। इसी वजह से जो हमारा व्यवहारिक या फिर शैक्षिक जीवन है वो सफल भी हो सकता है, क्योंकि ये मानवीय जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम शैलियों से आप क्या समझते हैं? कुछ अधिगम शैलियों और सीखने पर इनके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है अधिगम शैली क्या होती हैं और इनके जो अधिगम शैलियाँ होती हैं इनके सीखने पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है या इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का परिचय। देखिए, अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रही हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, पर्यावरण और निर्देशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। यानी अगर हम अधिगम की बात करें तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे पूरे लॉन्ग टाइम चलती है, यानी बचपन से लेके पैदा होने से मरने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये जो है ये हमारे अनुभवों, पर्यावरण और निर्देशों पर आधारित होती है। हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अधिगम शैली भिन्न हो सकती है, जिसका अर्थ है कि सभी लोग समान तरीके से नहीं सीखते। यानी देखिए, सभी व्यक्तियों की जो सीखने की क्षमता होती है या शैली होती है वो अलग होती है। कोई व्यक्ति होता है जो जल्दी सीख जाता है, कोई व्यक्ति होता है जो देर देर से सीखता है। तो हम कह सकते हैं सभी व्यक्तियों की जो सीखने का तरीका होता है वो अलग हो सकता है। अधिगम शैली वह तरीका है जिससे व्यक्ति सबसे प्रभावी ढंग से जानकारी ग्रहण करना और उसे समझते हैं। यानी अधिगम जो है वो एक ऐसी शैली है जिससे व्यक्ति जो है वो प्रभावी ढंग से और जानकारी संग्रहण करता है और उसे समझने का प्रयास करता है। शिक्षा और संज्ञान के क्षेत्र में यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक छात्र की अधिगम शैली अलग हो सकती है। यदि शिक्षक विभिन्न अधिगम शैलियों को पहचानकर शिक्षा प्रक्रियाओं को कूल करता है तो अधिगम अधिक प्रभावी हो सकता है, यानी वो और ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अधिगम शैली के प्रमुख प्रकार एवं उनका प्रभाव। यानी इसमें हम देखेंगे जो हमारी अधिगम शैली है उसके प्रमुख कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे दृश्य अधिगम शैली। दृश्य अधिगम शैली क्या होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, इस अधिगम शैली वाले व्यक्ति चित्रों, ग्राफिक, चार्ट, डायग्राम और रंगीन नोट्स के माध्यम से अधिगम अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यानी देखिए, जो हमारी दृश्य अधिगम शैली होती है उसमें जो व्यक्ति होता है वो चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के, डायग्राम और जो हमारे रंगीन नोट्स होते हैं उनके माध्यम से जल्दी सीखने का प्रयास करता है। इसकी जो विशेषताएं होती हैं वह पाठक सामग्रियों में चित्रों और आरेखों को प्राथमिकता देते हैं। यानी इसमें हम चित्रों और आरेखों को प्राथमिकता देते हुए देख सकते हैं। उन्हें पढ़ने और सीखने की तुलना हमें दृश्य सामग्रियों से अधिक समझा जा सकता है। यानी देखिए, लिखावट में जो होता है उसको समझने में मानव मस्तिष्क को टाइम लगता है, लेकिन चित्रों को वो अच्छे से समझ पाता है। तो इसलिए चित्रों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। नोट्स बनाकर और रंगों का उपयोग करने के लिए मददगार होता है। यानी कुछ लोग आपने देखा होगा नोट्स बनाते हैं फिर उस पर रंगीन हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट चीज़ें होती हैं। आपने मेरे चैनल पर भी देखा होगा, मैं बुक्स को हाईलाइट करके पढ़ाती हूँ, जिससे क्या होता है बच्चों की जो, या फिर ये कहूँ आपका जो मस्तिष्क है उस चीज़ को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है और उस चीज़ को अच्छे से समझ पाता है। और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप एग्ज़ाम में जो भी आंसर लिखते हैं उसके लिए डायग्राम का यूज़ कीजिए। उसके लिए कोई भी आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिससे क्या होता है जो भी देखने वाला होता है उसे वो अट्रैक्टिव लगता है और वो अच्छा प्रदर्शन करता है, जो कि हमारी सीखने की और हमारी समझने की जो प्रक्रिया होती है उसको और ज़्यादा तेज़ कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सीखने पर प्रभाव किस तरह से। यदि शिक्षण में दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए तो ऐसे छात्रों की समझ और स्मरण शक्ति बेहतर हो सकती है। यानी अगर हम दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो छात्रों की जो समझ है, स्मरण है, यानी सोचने की और उसे याद करने की जो शक्ति होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोजेक्टर,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चित्र और मापदंड मैक्स का उपयोग इन छात्रों की सीखने की गति को तेज कर सकता है। यानी देखिए हमारे प्रोजेक्टर हो गया और हमारा पावर पॉइंट जैसी चीज़ें हो गई, चित्र हो गया, ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये मन की जो मस्तिष्क होता है उसको अच्छी तरीके से और जल्दी गति करने का एक तरह से तेज तरीका होता है, जिससे मानव जो होता है वो अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा श्रवण अधिगम शैली। श्रवण जो अधिगम शैली होती है उसमें हम सुनकर अधिगम करते हैं या फिर सुनकर किसी चीज़ को सीखते हैं। इस अधिगम शैली वाले व्यक्ति सुनकर बेहतर सीखते हैं और इन्हें व्याख्यान, चर्चाएं और पॉडकास्ट अधिक प्रभावी लगते हैं। यानी देखिए ऐसे व्यक्ति जो सुनकर ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, यानी चर्चाओं से, पॉडकास्ट से अधिक जल्दी सीख जाते हैं, उनके लिए श्रवण अधिगम शैली के रूप में हम देख सकते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप लिखेंगे वह शिक्षक के व्याख्यान और मौखिक निर्देशों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। यानी जो भी टीचर्स बोल रहा होता है उनके जो मौखिक निर्देश होते हैं उन्हें अच्छे से सुनते हैं। जैसे कि अभी आप लोग मेरी जो निर्देश हैं या मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आप अच्छे से सुन रहे हो, तो ये क्या है हमारा, ये एक तरह से मौखिक भी हो गया और लिखित भी हो गया, क्योंकि आप इसे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समूह चर्चा और ऑडियो बुक से अधिक लाभ प्राप्त होती है। यानी जो हमारी समूह चर्चा होती है, जो छात्र एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, और जो ऑडियो बुक्स होती हैं जो हम सुनकर ध्यान करते हैं या फिर सुनकर पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें लाभदायक होती हैं। इसमें उन्हें जानकारी को ज़ोर से पढ़ने और दूसरे के साथ चर्चा करने में फ़ायदा होता है। यानी जो भी जानकारी होती है उसे तेज पढ़ने में और दूसरों के साथ चर्चा करने में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने सुना होगा या फिर बचपन में भी आपकी कभी टीचर्स ने बोला होगा, जब भी आप याद करते हो आवाज़ में याद करो या फिर आवाज़ में पढ़ो। तो इससे पता है क्या होता है, जब भी हम कुछ चीज़ सुनते हैं वो हमारा माइंड जल्दी से अट्रैक्ट कर पाता है या जल्दी से उसे कैच कर पाता है। इसीलिए छोटे बच्चों को ये राय दी जाती है जब भी वो याद कर रहे होते हैं कि बोल बोल कर याद करो ताकि जल्दी याद हो। इसीलिए जो हमारा श्रवण वाला है वो भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीखने पर प्रभाव। यानी जो हमारा सीखना होता है उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों को ऐसे छात्रों के लिए अधिक मौखिक संवाद, प्रश्न उत्तर सत्र और कहानी सुनानी जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं वो अच्छे से सीख पाएँ और प्रश्न उत्तर जो सत्र है उसमें अपने जो डाउट होते हैं वो पूछ पाएँ। जैसे कि देखिए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से करती हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद अपने टेलीग्राम ग्रुप में लाइव आती हूँ और अपने जो स्टूडेंट हैं उनसे लाइव बात करती हूँ, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सुनती हूँ, समझती हूँ और उनके आंसर देती हूँ, जिससे जो छात्र होते हैं वो और ज़्यादा उसे अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पॉडकास्ट हो गया, रिकॉर्डिंग लेक्चर हो गया और संगीत आधारित शिक्षण। ये है छात्र अधिक प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं या समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पर्श और क्रियाशील अधिगम शैली। किस तरह से स्पर्श और क्रियाशील अधिगम शैली होती है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इस अधिगम शैली वाले व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों, प्रभावों और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से बेहतर सीखते हैं। यानी जो हमारी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, प्रभाव होते हैं और जो हमारा व्यवहार होता है, हमारे जो हाव भाव होते हैं, जब भी आप देखते हैं कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो अपने जो मूवमेंट्स करते हैं उन सभी चीज़ों से भी सीखा जा सकता है। अब इसकी जो विशेषताएं होती हैं, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे वह किसी चीज़ को करके सीखना पसंद करते हैं। यानी जो भी कार्य है वो उसको पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर उसे सीख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लिखने, बनाने, मॉडलिंग और प्रयोग करने में रुचि रखते हैं। यानी ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लंबे समय तक बैठकर पढ़ना उनके लिए कठिन हो जाता है। यानी अगर वो छात्रों से अगर हम कह दें कि नहीं आपको बैठकर ही पढ़ना है, वो शायद उस चीज़ को समझ ही ना पाएँ या फिर पढ़ ही ना पाएँ, क्योंकि उन्हें हैबिट होती है कि वो उस चीज़ को एक्चुअल में परफॉर्म करके उस चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सीखने पर प्रभाव। यानी ये जो प्रक्रिया है इस पर सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे छात्रों के लिए प्रयोगशालाओं, हाथों से करने वाले कार्य, नाटकों और शारीरिक गतिविधियों को जोड़ना महत्वपूर्ण होता है। यानी ऐसे छात्रों के लिए हम हाव भाव या फिर हाथों की जो प्रक्रिया होती है या नाटक होते हैं या फिर जो हमारी शारीरिक गतिविधियां होती हैं उनको जोड़कर देख पाते हैं और वो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। यदि शिक्षण में प्रायोगिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो उनकी सीखने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। यानी अगर हम शिक्षा को ही एक तरह से प्रयोग करके देखें या फिर हम उसमें प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो सीखने की जो क्षमता होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पठनीय लिखित अधिगम शैली। यानी जो हमारी लिखित और पठनीय होती है वो अधिगम शैली। इस अधिगम शैली वाले व्यक्ति लिखित और पढ़कर अधिक प्रभावी रूप से समझ पाते हैं या फिर उसे सीख पाते हैं। इसकी जो विशेषताएं होती हैं उसमें आप लिखेंगे
वह नोट्स बनाकर, किताबें पढ़कर और लेख लिखकर अधिक सीखते हैं। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद पढ़ लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं और सीख भी जाते हैं, बट कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हमारे सीखने के प्रकार हो सकते हैं या अधिगम की शैलियाँ हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, उन्हें शब्दकोश, लेख और रिपोर्ट जैसी शैक्षिक सामग्री पसंद होती हैं। यानी वो शब्दकोश जो हमारी डिक्शनरी वगैरह होती हैं वो उन्हें समझना, पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, वह सूचनाओं को सूचीबद्ध करके या सारांश बनाकर बेहतर समझते हैं। यानी जो भी हमारी सूचना होती है उसको एक तरह से सारांश यानी छोटे रूप में उस चीज़ को समझ लेते हैं, अपने शब्दों में उस चीज़ को लिख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीखने पर प्रभाव, यानी इसका सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों को ऐसी छात्रों के लिए लिखित सामग्री, अध्याय, कार्य और विस्तृत नोट्स उपलब्ध करानी चाहिए। यानी जो भी ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है या समझ लेते हैं, उनके लिए सामग्री हो गए, अभ्यास कार्य हो गए या फिर जो हमारे विस्तृत नोट्स होते हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए। जैसे कि अगर कुछ स्टूडेंट हैं वो सिर्फ सुनकर ही मेरी जो वीडियो हैं वो समझ जाएंगे, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं भाई मुझे पीडीएफ से भी एक बार पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप इसको सेल्फ रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, छात्र स्वयं लिखने और बार बार पढ़ने से अधिक सीखते हैं। यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो स्वयं उसे लिखने और उसे बार बार पढ़ने से अधिक सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सामाजिक और व्यक्तिगत अधिगम शैली। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सामाजिक अधिगम शैली। पहले हम देखेंगे सामाजिक अधिगम शैली। इसमें देखेंगे यह छात्र समूह चर्चा, सहयोगी शिक्षण और वर्क से अधिक सीखते हैं। यानी ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे व्यक्ति जो समूह चर्चा, सहयोग और टीम वर्क जो होता है उससे अधिक सीख लेते हैं। इनका सीखना शिक्षक और सहपाठियों के लिए बातचीत करने पर निर्भर करता है। यानी जो हमारे सहपाठी होते हैं, आपके जो क्लासमेट होते हैं और आपकी जो टीचर्स होते हैं, उनकी बातचीत पर निर्भर करता है कि जो स्टूडेंट है वो कितना सीख पाता है। अगर बातचीत अच्छी है, रिलेटिव है, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। लेकिन अगर टीचर ही फालतू की बात करने लगेगा, फालतू की चीज़ें बताएगा, तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा, ठीक है। ऐसे छात्रों को अध्ययन समूह और सहपाठियों के साथ मिलकर पढ़ने से अधिक आता है या अधिक लाभ होता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें एक साथ बैठकर या फिर एक साथ समझकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ना कि अकेले पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा व्यक्तिगत अधिगम शैली। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह छात्र अकेले अध्ययन करना पसंद करते हैं और विश्लेषण में रुचि रखते हैं। यानी अपने आप पढ़कर उस चीज़ को समझ लेते हैं और आत्मविश्लेषण में ये एक तरह से रुचि रखते हैं। इन्हें अकेले पढ़ने में समझ में आ जाता है। नेक्स्ट होते हैं वह स्वयं अध्ययन, स्वयं की सोच और आत्म निरीक्षण के माध्यम से अधिक सीखते हैं। यानी उनकी जो स्वयं की अध्ययन होता है, स्वयं की सोच होती है और जो आत्म निरीक्षण होता है वो उसके माध्यम से अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इन्हें व्यक्तिगत लक्ष्य और आत्म प्रेरणा से मिलती है। यानी जो भी हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं, आत्म प्रेरणा होती है, उसी से इन्हें प्रेरणा मिल जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे अधिगम शैली का शिक्षण पर प्रभाव। यानी जो हमारा अधिगम शैली होती है उसका शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम अगर इसका शिक्षण पर प्रभाव देखें तो पहला हम देखेंगे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। किस तरह से शिक्षण में विभिन्न अधिगम शैलियों का अध्ययन रखने में छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूरा किया जा सकता है। यानी जो व्यक्तिगत आवश्यकता होती हैं वो भी पूरी की जा सकती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अधिगम की गति में सुधार। किस तरह से सही शिक्षण पद्धति अपनाने से छात्रों की अधिगम तेज और प्रभावी हो सकता है, जिससे जो बच्चे होते हैं वो जल्दी और तेजी से सीख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अधिक रुचिकर शिक्षा। किस तरह से अधिक रुचिकर शिक्षा होती है, इसमें आप लिखेंगे जब शैक्षणिक विभिन्न छात्रों की अधिगम शैली के अनुकूल होता है तो वह अधिक रुचि से सीख पाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बौद्धिक विकास। सही अधिगम शैली अपनाने से छात्रों के बौद्धिक विकास अधिक होता है, जिससे अधिक होता है और वह अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। यानी जो भी हमारी अधिगम शैली होती है अगर हम उसका चयन सही करते हैं तो जो हमारा बौद्धिक विकास है वो भी अच्छे से हो पाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे निष्कर्ष की और इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिखेंगे अधिगम शैली हर छात्र के लिए अलग होती है। यानी जो भी हमारी सीखने की एबिलिटी है, सीखने की जो तकनीक है, जो तरीके हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं और एक प्रभावी शिक्षक को विभिन्न अधिगम शैलियों को पहचानकर शिक्षण प्रक्रिया को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो सारी जो अधिगम शैली हैं उनको समझकर एक प्रभावी प्रक्रिया बना सके, ताकि सभी छात्र उसे समझ पाएं। जैसे कि दृश्य हो गया, श्रवण हो गया, स्पर्श हो गया,
पठनी हो गया, सामाजिक हो गया और व्यक्तिगत अधिगम शैली अलग-अलग प्रकार के छात्रों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करता है। क्योंकि देखिए आप भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे, जिसमें से कुछ बच्चों को सिर्फ़ देखकर ही समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को सुनकर समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं भैया मुझे तो नोट्स भी पढ़ने हैं, एक बार सेल्फ रीड आउट करना है। कुछ बच्चों ने डिस्कस कर लिया होगा, उन्हें समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अपने आप अकेले एक बार मैंने समझा दिया फिर भी एक बार अगर वो अपने आप रीड आउट करेंगे या फिर अपने आप पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से ये हम सबको अलग-अलग तरीके से समझने में मदद करता है। यदि शिक्षण विधियों को इन शैलियों के अनुसार समायोजित किया जाता जाए तो छात्र अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यानी अगर हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई करें तो छात्र जो होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता होती है उसमें भी हम सुधार कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ इसका जो हमारा पार्ट 1 है हम उसे यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 में हम इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। ओके। फॉर मोर वीडियोस फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरा जो पार्ट 2 आए आप उसको भी देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम डी यू एजुकेशन क्लब है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं जिसका भी नाम डी यू एजुकेशन क्लब है एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप अपनी कनेक्टिविटी अच्छे से बना पाएँ, आप अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप अपनी स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें देख सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।